बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुलंदो बांग दावों और वादों के बावजूद पाकिस्तान रेलवे तबाही के दहाने पर आन खड़ी हुई है। इंतजामिया की मुबैना गलत फैसला साजी हो या हुकूमत की नाअहलियां हो, रेलवे का निजाम बद से बदतरीन बनता जा रहा है। इसका बड़ा सबूत आज एक बार फिर सारी कौम देख चुकी है। डहर की करीब एक और अलमनाक ट्रेन हादसे में 50 से ज्यादा अफराद जा बहक हो चुके हैं, जबकि सानहे में 100 के करीब अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 30 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासरीन की आहो बका और चीखों पुकार कर हर कोई शिद्दत गम से जो है वो निठाले सकता हमें नजर आता है। बहुत ही बुरे हालात हैं। रेती स्टेशन के करीब कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरी और फिर मुखालिफ सम से आने वाली सर सैयद ट्रेन बोगियों से टकरा गई। हादसे के वक्त ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे, जबकि इतलात ये भी है कि 1.5 घंटे से जायद वक्त गुजरने के बाद भी रेलवे का अमला जाए हादसा पर नहीं पहुंच सका था। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर के सबब अमवात में इजाफा हुआ है। इन्हीं शाहिदीन का कहना है कि बोगी नंबर 10 में ब्रेक और हुक का मसला था। कराची से रवाना होने वाली मिल्लत एक्सप्रेस का क्लम्प पहले से ही टूटा हुआ था। वजह जो भी रही हो, अलनाक हादसे में कीमती जानें जा चुकी हैं, मगर दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जामात लगाती रही, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहे। वज़ीर रेलवे स्क्रीन से गायब रहे, घंटों तक मंजर से गायब रहे। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट के जरिए तहकीकात का हुक्म दिया और बताया कि वज़ीर रेलवे को जाए वक़्वा पर पहुंचना चाहिए। बाद वज़ीर रेलवे बजरिया हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से कोट रवाना हुए और जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। उनका कहना था कि ये एक बड़ा हादसा है, हादसे के जिम्मेदारों को मुआफ नहीं किया जाएगा। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो है हुआ है। मैं पूरी तहकीक को खुद मॉनिटर करूंगा। जितने भी कीमती जानें उनकी ज़ाया हुई हैं, जितने जख्मी हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। पूरे हुक्काम को मैंने खुद में इंशाल्लाह ताला देखूंगा, किसी को कोई तकलीफ न हो। तहकीकात का मैंने हुक्म दिया है, जो भी होगा उसके अंदर छोड़ने का सवाल। दूसरी तरफ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी सारा मुद्दा जो है वो साबिका हुकूमत पर डाल दिया, और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये तो मौजूदा हुकूमत की एक आदत सी बन चुकी है कि जो भी मामला हो साबिका हुकूमत पर डाल दो। उन्होंने कहा जी साबिक वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक पर उन्होंने इसका इल्ज़ाम लगाया और उनका कहना था कि साद रफ़ीक के गुनाह पर आज़म सवाती इस्तीफ़ा दे दें, ये बेतुकी सी बात है। अब पता नहीं जो आपने बात कही वो कितने तुक की बात है, और ये जो मौजूदा वजीर हैं और जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं उनके दरमियान में शेख रशीद साहब भी रहे, जो कि बड़े बड़े दावे भी करते रहे। बहरहाल दूसरी जानब साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की जानब से भी सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया जी। उनका कहना था कि हुकूमत ने रेलवे का तरक्याती बजट जो है वो 60 से 65% तक कम किया है। हुकूमत को आए 3 साल हो गए हैं, धेले का काम किया नहीं, रेलवे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इल्ज़ाम आयद करने की बजाय अपनी कारकर्दगी बताएं। अगर हिम्मत है तो बताएं कि हमारे दौर का तरक्याती बजट क्या था और आपने रेलवे को क्या दिया है। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि हमारे दौर में हर हादसे पर इस्तीफे का मुतालबा किया करते थे, अब कान आंख मुंह बंद करके बैठे हैं। 3 साल बर्बाद किए। 22 करोड़ का मुल्क, एक न्यूक्लियर स्टेट ऐसे नहीं चल सकता। हमारा आखिरी डेवलपमेंट बजट 40 बिलियन था, इनका 16 या 18 अरब। इस मुल्क में रेलवे को तो आपने तबाह कर दिया। आप तो इस्तीफा मांगा करते थे, लोधरा पे तो इमरान खान साहब पहुंच गए थे, वहां पे इस्तीफा दे दो। अपनी बार इस्तीफा लेना याद नहीं आता, अपनी बार आंखें बंद है, कान भी बंद है, मुंह भी बंद है। माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो ट्रेन हादसा पर क्या कहा करते थे, सुनिए जरा। ये एक कहीं कोताही हुई है, एक सिग्नल तोड़ के दरवाजा खुला, ट्रैफिक जा रहा है और ट्रेन आ गई। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। बार बार रेलवेज का इस तरह हाल हो, हादसा के बाद हादसा, और कोई अकाउंटेबल ही ना हो, तो उसको कम से कम रिजाइन करना चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब आपके दौर में अब तक 6 बड़े ट्रेन हादसा हो चुके हैं। इन हादसा में 150 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, मगर अब आपने ना तो अपने किसी वजीर को घर भेजा है और ना ही किसी जिम्मेदार को सजा दी जा सकी है। आखिर आज़म सवाती साहब के नीचे इस अलनाक हादसे की इंक्वायरी कैसे हो सकती है? अपोजिशन जमातों की जानिब से भी इस हादसे के जिम्मेदारान को सामने लाने का मुतालबा किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। घोटकी में एक इतना बड़ा वाकया हुआ है। सुबह 4 बजे से घोटकी के अवान, घोटकी के MNA, घोटकी के स्पेशल असिस्टेंट फौज पे राब्ते कर रहे, कोई नजर नहीं आ रहा। ना रेलवे का सेक्रेटरी, ना रेलवे के वजीर आजम साहब को ट्वीट करना पड़ा उसको भेजने के लिए। हम आपको तवज्जो दिलवाना चाह रहे हैं,
तो आप हमें बता रहे हो कि आपने इस्लामाबाद का कोई यूनिवर्सिटी के लिए बिल पास करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद से मुल्क में ट्रेन हादसा की तादाद में इजाफा हुआ है। रेलवे हेडक्वार्टर ने रवां बरस समेत 4 वर्षों के दौरान होने वाले रेल हादसा से मुतालिक एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि 2018 से 2031 तक 455 हादसा पेश आ चुके हैं, जिनमें 270 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि इन हादसा में 396 अफराद जख्मी भी हुए हैं। चंद बड़े हादसा का अगर तस्करा करें तो 16 सितंबर 2018 को कराची से पेशावर जाने वाली खुशहाल खान एक्सप्रेस मियां वाली के करीब हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें तकरीबन 20 अफराद जख्मी हुए थे। 16 अक्टूबर 2018 को कंगकोट में रिक्शा ट्रेन की जद में आ गया था और इस हादसे में खवातीन समेत जो है वो 17 अफराद जाँ बहक हुए थे। 11 जुलाई 2019 कराची से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस सादकाबाद में पार्सल एक्सप्रेस से टकरा गई थी और इस हादसे में तकरीबन 23 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए थे। 31 अक्टूबर 2019 को कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम में आग लगने से 75 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। 28 फरवरी 2020 कराची से सरगोदा जाने वाली कोच फाटक खुला होने के बायस पाकिस्तान एक्सप्रेस से टकरा गई थी और इस तसादुम में तकरीबन 20 अफराद अपनी जान से गए थे। 3 जुलाई 2020 कराची से लाहौर जाने वाली शाह हुसैन एक्सप्रेस से मुसाफिरों से भरी वैन टकरा गई थी और इस हादसे में 19 सिख यात्री जिंदगी की बाजी हार गए थे। आज फिर एक बड़े हादसे के बाद फिजा सोगवार है। रेलवे हुकाम एक दूसरे पर जिम्मेदारी जो है वो डाल रहे हैं। डीएस रेलवे सखर ये कहते हैं कि कई बार खत लिख चुका हूं, कोई काम नहीं हुआ। दूसरी जानिब चीफ इंजीनियर की जानिब से 4 जून का एक खत सामने आया, जिसमें कहा गया कि डीएस सखर को मुरम्मत के लिए तमाम वसाइल दिए हैं, मंजूर शुदा रकम और वसाइल से ज्यादा चीजें फराहम की गई हैं, मुरम्मत क्यों नहीं की गई? आपकी नाअहली से बड़ा हादसा हो सकता है और आज वो हादसा हो गया है। कीमती जानें जा चुकी हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अब भी इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मजीद हादसा से बचाव के इंतजाम होंगे या सिर्फ महज मजम्मतें ही होती रहेगी, क्योंकि चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी ये कहते हैं कि सखर डिवीजन में जिस ट्रैक पर हादसा हुआ, इस ट्रैक पर होने वाले हादसात का इल्म है। इसका मुस्तकिल हल जो है वो ML1 ही है और ML1 से पहले बड़ी सरमायाकारी करना मुमकिन ही नहीं है। यानी बताया ये गया है कि जब तक ML1 मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा ऐसे हादसात होते रहेंगे। अब जो इस वक्त मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि इस वक्त जो मेरी समझ में आ रहा है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो जी आप रेल से या ट्रेन से सफ़र करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आला हुकाम हैं वो तो ये कह रहे हैं कि ML1 जब तक नहीं बनेगा हमारे पास तो उसका कोई दूसरा हल है नहीं। ट्रेन के हादसा तो इस तरीके से होते रहेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सस्ती क्यों हो गई है इस मुल्क में एक आम आदमी की ज़िंदगी। बेहिसी कहें, मुजरिमाना गफलत कहें, ये जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल मैं इसको वाकई एक बेहिस किस्म का स्टेटमेंट कहूँगी कि मतलब हादसे के हवाले से तो बात उन्होंने जो की वो एक कहावत है ना, गोंगलियों से मट्टी झाड़ना, वो तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा जी कि कितनी बेतुकी सी बात आपने कर दी। 3 साल यानी हो गए आपकी हुकूमत को और हमने बेतुकी सी बात कर दी। अगर हमने कहा कि आजम सवाती साहब जो हैं वो इस्तीफा दे दें, आपने कहा जी कि तो बेतुकी बात है, ख्वाजा साद रफीक के जो जुर्म है उसके ऊपर जो है वो सवाती साहब इस्तीफा दे दें। भाई बीच में शेख रशीद साहब भी तो रहे थे, बहुत सारे हादसा उनके दौर में भी हुए, फिर बहुत सारे दावे और वादे उन्होंने भी किए, वो आप बिल्कुल ही बीच में से माइनस कर गए हैं। गरीब की सवारी तो आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया, बिकॉज आपने उसमें सफर नहीं करना होता ना। आपके पास अपनी प्राइवेट गाड़ियां हैं, फिर आपने फिर प्राइवेट जेट्स भी हैं, तो आपको तो जरूरत ही नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या एक आम आदमी की जो सवारी है उसके ऊपर आप कोई काम करेंगे, उसके हवाले से कोई जिम्मेदारी लें। तो बहरहाल अब तक जितना मैं समझी हूँ, जो कि मैंने कहा कि ML1 मंसूबा जब तक मुकम्मल नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रही है, चेयरमैन रेलवे कह रहे हैं, जब तक मुकम्मल नहीं होगा ऐसे हादसा होते रहेंगे। ये आप सुन लीजिए कान खोलकर, अगर आपने ट्रेन से सफर करना है तो अपनी जिम्मेदारी के ऊपर कीजिए, नहीं तो आपकी जान जो है वो रियासत उसकी कोई जिम्मेदारी जो है वो नहीं लेने वाली है। गाजी खान नुमाइंदा घोटकी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। गाजी खान, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या, एक बहुत ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या, और उससे ज़्यादा अफसोसनाक जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आए और जिस तरीके से कोई भी जिम्मेदारी जो है वो कबूल करने के लिए अब तक तैयार नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया मुकम्मल, क्या अपडेट्स हैं, कहाँ तक पहुँचे मामला? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन तो ताहाल जारी है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अभी ये इंतजामिया ये कह रही है कि अभी भी डेड बॉडियां जो हैं वो भी अभी फंसी हुई हैं। अच्छा। रेस्क्यू का अमल जारी है, हाँ अभी फंसी हुई हैं और तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है, जो डेथ हो रहे हैं जख्मी में से भी। गाजी खान, 50 लोगों के जाँ बहक होने की खबर थी, आपने हमें कहा कि बॉडीज अभी भी फंसी हुई हैं, तो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितनी बढ़ सकती है जो जाँ बहक हुए इस हादसे में अफराद, उनकी तादाद?
جی بالکل، میری ذمہ دار آفیسر سے بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے. اس نے یہ کہا تھا کہ 10 سے 12 تک جو ہے ہمارا اندازہ ہے کہ ڈیڈ باڈیاں ابھی بھی بوگی میں پھنسی ہوئی ہیں، جس کو ریسکیو کر کے نکالا جا رہا ہے. نکالنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اور جنگل والا علاقہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ریسکیو میں تاخیر ہو رہی ہے، جس وجہ سے جو ہے ریسکیو مکمل نہیں ہو سکا اتنی دیر کے باوجود. نہیں تو کیا کچھ وسائل کی بھی کمی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا علاقہ ہے یا جگہ ہے یا اندھیرا ہو چکا ہے، تو کیا کچھ وسائل کی بھی کمی ہے؟ مشینری پراپر موجود نہیں ہے جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا ریسکیو آپریشن؟ جی بالکل، وسائل کی تو بالکل کمی ہے. ضلع انتظامیہ کے پاس تو اتنے کوئی وسائل ہے نہیں جس سے بروز کا لایا جائے، اتنی لائٹنگ کی جائے یا کچھ وہ کیا جائے. لائٹنگ کی روشنی کا مسئلہ ہے، روشنی نہیں ہے، تو روشنی نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے بہت دشواری کا سامنا ہے. اور مزید میں آپ کو یہ بھی پتا چلوں کہ جو ہیوی مشینری یہ ہے وہ ریلوے حکام کی نہیں ہے. وہ جو ہے جو فیکٹریز ہیں، کیمیکل فیکٹریز ہیں یہاں پر ایفیکٹی یا اینگرو یا کوئی بھی، تو وہ ان سے منگوائی گئی ہیں، وہ ریلوے کے کام کے لیے نہیں ہے. تو جو ان سے آج تک کی بوگیاں تو انہوں نے سیدھی کر لی ہیں، لیکن ان کو کاٹنے کا عمل جو ہے وہ لوکل جو ویلڈر ہیں یا لوکل وہ ہیں، لوکل سطح پہ کیا جا رہا ہے، جس وجہ سے لوگوں کو نکالنے میں، زخمیوں کو نکالنے میں اور تاخیر ہو رہی ہے. اچھا غازی خان، اینی شاہدین یہ بھی بتاتے رہے کہ کوئی بھی مدد ان تک جب پہنچی تو تقریباً اس کے بیچ میں 1.5 سے 2 گھنٹے تک کا وقت تھا، یعنی 1.5 سے 2 گھنٹے تک جو ہے کوئی بھی ریسکیو جو ہے وہ آپریشن شروع نہیں ہوا یا پھر کوئی بھی ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچا. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جاں باک افراد کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہوئی ہے. تو اس حوالے سے کوئی تحقیقات ہوئی ہیں یا پھر اوور آل اگر میں تحقیقات کے حوالے سے بات کروں کس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ تو جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے. 3:30 بجے میری اینی شاہدین سے یا جو ٹرین کے مسافر تھے ان سے بات ہوئی تو ان کے کہنا ہوا کہ پہلے ہماری بوگی الٹنے کے بعد زوردار ٹکر لگا کسی اور گاڑی، تو ہم یہ سمجھنے لگے. تو اس وقت ٹائم جو ہوا تھا وہ 3:30 ہوا. تو ریسکیو ٹیمیں میں آپ کو بتا دوں کہ 5:30 بجے میں وہاں پہ پہنچا. اچھا 5:30 بجے، ٹھیک ہے. میرے پہنچنے تک تو مقامی لوگ ان کی مدد کر رہے تھے. 2-3 لاشوں کو انہوں نے نکال کے، یعنی 2 گھنٹے تو آپ کنفرم کریں. 3:30 یہ حادثہ ہوا، 5:30 تک آپ وہاں تھے اور 2 گھنٹے تک کوئی بھی ریسکیو آپریشن وہاں پر شروع نہیں ہوا؟ بالکل. میرے آدھے گھنٹے کے پہنچنے کے بعد SHP گھوڑکی عمر طفیل پہنچے ہیں، DC گھوڑکی عثمان عبداللہ پہنچے ہیں اور ضلع انتظامیہ پہنچ جا رہی ہے. اور اپنے پاس شارٹ بھی چلا ہے ایس پی صاحب کا، اس میں ڈی سی صاحب کا. اس نے خود کہا ہے کہ ہمارے یہاں وسائل نہیں ہیں جس سے ہم یہ آپریشن کریں، یہ جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو نکالیں. ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. لوکل بندے تھے جنہوں نے اپنی مدد سے آپ وہ ڈبے کاٹے ہیں اور پھنسے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ نکالا ہے. یہ خود کہہ رہے تھے ڈی سی. صحیح. غازی خان مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، وجہ معلوم ایگزیکٹ ہو پائی ہے کہ ہوا کیا تھا اور اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ وجہ جو ہے وہ کوئی نہیں بتائی جا رہی. ضلع انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ جب ہماری اینی شاہدین سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے روڑی میں بتایا ان کو کہ اس ڈبے میں یہ مسئلہ ہے، آپ یہ ڈبہ سیٹ کروائیں نہیں تو ہماری جان کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت DS ریلوے جو سکھر ڈویژن ہے تو وہ بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے میڈیا سے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. حالانکہ جی بالکل، ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ذمہ داران جو ہیں وہ آ کر کم از کم بات تو کریں، وجہ تو بتائیں کہ ہوا کیا ہے، لیکن ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ ضرور جاری ہے، لیکن میڈیا کو فیس نہیں جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. پروین آغا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، غازی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. پروین آغا صاحبہ سابق سیکرٹری ہیں پاکستان ریلوے کی. پروین آغا صاحبہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ایک بہت ہی المناک قسم کا حادثہ اس وقت ہمارے سامنے ہے اور ابھی بھی پورے طریقے سے جو جاں بحق افراد ہیں ان کو ریکور نہیں کیا گیا. ان کی باڈیز کو ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جو باڈیز ہیں وہ ابھی بھی ریلوے کے ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں. پروین صاحبہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی یہ مجرمانہ قسم کی غفلت ہے، بے حسی ہے، کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں اس طرح کے حادثات؟ السلام علیکم جی. واقعی آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ ایک بہت ہی ٹریجک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ اس میں میں جتنا ابھی تک میں نے فیکٹ فائنڈنگ اپنے آفیسر سے لینے کی کوشش کی ہے اس سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ شیئر نیگلیجنس ہے. اس میں
सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एक हमारा पीएसटीपी का फंड होता है, जो होता ही इसलिए कि हम जो डेवलपमेंट सेक्टर में, जिसमें हमारे रेलवेज में मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, सही है, इसको बिल्कुल इन्होंने हॉल्ट किया। 40 होता था हमारे जमाने में जब मैंने छोड़ा था, तो अब ये उन्होंने उसको 16-18 इस साल सुना एलोकेशन उसकी 7 रखी है, और उसकी जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि ML1 का CPAC के अंडर प्रोजेक्ट होगा। आप ML1 का अभी तक कोई फाइनेंशियल क्लोज नहीं हुआ है, जिसका मतलब है कि फंड अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं कि चाइना हमें दे रही है। तो ट्रेन तो नहीं हम बंद कर सकते ना, मेंटेनेंस तो परवीन साहिबा, ये तो फिर इनको बंद कर देनी चाहिए ना, ये तो लोगों की जिंदगी के साथ खेलने वाली बात है। आप ये कह रहे हैं कि ML1 जब तक नहीं बनता तब तक जो है आपके पास इन हादसा का कोई हल ही नहीं है, यानी जब तक ML1 नहीं बनता या तो लोग ट्रेन में सफर करना छोड़ दें या फिर आप रेलवे को बंद कर दीजिए, क्योंकि इस तरह आप लोगों की जिंदगियों के साथ तो नहीं खेल सकते। और इस तरह आपका एटीट्यूड है तो इसकी ये तो दे शुड बी टेकन टू टास्क। अगर आप इंसानों की जान, और आपको पता है ट्रेन जो है ये एक हमारी मिडिल क्लास की सवारी है, ये किसी अमीरों की एलीट नहीं है, ये जनरली इसमें हमारे बेचारे गरीब और मिडिल क्लास के लोग जाते हैं। और ट्रेन हमेशा से एक वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ कहलाई जाती है कि ये आपके एक्सीडेंट्स का अगर आप वर्ल्ड ओवर का रेशो ले तो सबसे कम होती है। तो इसमें अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे ट्रैक को, और आप इसमें जो रोलिंग स्टॉक है उसके लिए जो खर्चा होता है उसकी अपडेट नहीं रखेंगे, तो ये इस तरह के हादसा होते रहेंगे। और इस बात पे कि आपकी ये पॉलिसी हो कि हमने ML1 को क्योंकि CPAC के अंडर डाल दिया है, ML1 का मतलब ये जो मेन ट्रैक है हमारा कराची टू पेशावर, इसको CPAC के अंडर, ये तो आपको पता ही है कि ये CPAC तो कब से चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका फाइनलाइज नहीं हुआ है। इन्होंने ये बहुत ज्यादती की है कि ये फंड। दूसरा मैं जो देख रही हूँ कि जो टीम है इस वक्त, जो कि फ्रंट लाइन जिसको हम कहते हैं हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो ऑफिसर्स भी शायद जो काबिल ऑफिसर्स हैं उनको साइड लाइन किया हुआ है इन्होंने। और ये जो एक तरह से इससे भी बहुत फर्क पड़ता है, आप ऑनेस्ट डेडिकेटेड ऑफिस फ्रंट लाइन में लाएं ताकि वो आपका एक टीम वर्क हो। मुझे लगता ऐसा है कि बहरहाल मल्टीपल किस्म के इश्यूज हैं। बहुत शुक्रिया परवीन आगा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। क्लेयर नेग्लिजेंस साबिक सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान रेलवे की, और क्लेयर नेग्लिजेंस उन्होंने ये कहा कि अब तक जो उन्होंने असेस किया है अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से या फिर लोगों से जो मालूमात इकट्ठी की हैं उनके ख्याल में ये नेग्लिजेंस थी और बहुत क्लियर किस्म की नेग्लिजेंस थी। लेकिन अफसोस की बात यही है कि एक दूसरे पर इल्जाम जो है वो लगाने का सिलसिला जारी है। अगर हम रेलवेज के हुकाम को देखें या वहाँ पर मौजूद अफसरान को देखें तो वो भी एक दूसरे पर डाल रहे हैं, और अगर हम हुकूमत को देखें तो अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे पर डाल रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि जिन लोगों के प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं वो आखिर किससे सवाल करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। जनूबी पंजाब सूबा PTI की हुकूमत ने 100 दिन में ही सूबा जनूबी पंजाब का ऐलान कर दिया था। ताहाल 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका मगर सूबा जनूबी पंजाब पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। जनूबी पंजाब के सूबे का क़याम नागुज़ीर इसलिए भी है कि जनूबी पंजाब में रहने वाली आवाम तरक्की से महरूम है। PTI की हुकूमत से जनूबी पंजाब की आवाम को उम्मीद की एक नई किरण PTI की हुकूमत ने दी, मगर ये किरण कभी नजर आती है और कभी गायब हो जाती है। और फिर 26 अप्रैल 2021 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनूबी पंजाब की आवाम की एहसास महरूमी को दूर करने के लिए 3 अरब 54 करोड़ रुपए की खतीर रकम से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखा था। और आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पार्टी के सीनियर रहनुमा जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान से है, उन्होंने अपनी ही पार्टी के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म के चहीते वसीम अकरम प्लस जनाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर बोल उठे। आपका खलूस, खुश अखलाकी और सादगी सर आंखों पर, मगर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए मुख्तस करदा 4 अरब रुपया कहाँ गया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्तान आकर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखा, मगर इसके बाद अभी तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी। अरब जो आपने मुख्तस किया था एक मद में 11 महीने गुजर गए माली साल के, उसमें से कितना खर्च हुआ है? इमरान खान साहब मुल्तान तशरीफ लाए, साउथ पंजाब के सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखकर नहीं गया। उस तारीख को देखने और आज कितने दिन हो गए, मैं ये जसारत कर रहा हूँ, उसमें पेशरफ क्या हुई? जनाब वज़ीर आला पंजाब, हम आपकी मोहब्बतों का एतराफ़ करते हैं, आपकी सादगी का एतराफ़ करते हैं। आप खामोशी से अपने किसी
जिम्मेदार इदारे की ड्यूटी लगाए, वो आके सर्वे करे। जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट पे चाहे बहावलपुर का है या मुल्तान का है, उसमें कौन अफसर तैनात है और उनमें से कितने अफसरान बाकायदगी से मुल्तान और बहावलपुर में बैठ रहे हैं। नश्तर अस्पताल में तकरीब के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही हुकूमत से सवाल कर डाला। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आला साहब खामोशी से सर्वे करवाएं कि क्या जनूबी पंजाब में तैनात ब्यूरोक्रेट्स अपने दफातर में आते भी हैं या नहीं। अगर जनूबी पंजाब में तैनात ब्यूरोक्रेट्स को इख्तियारात ही नहीं मिले तो काम चलेगा कैसे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही हुकूमत से सवाल करते हुए कहा, इमरान खान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का वादा किया था जिसको मैं बार बार याद करवाता रहूंगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब में अवामी नौयत के मसाइल को मद्देनजर रखें। क्या पीटीआई के सीनियर रहनुमा जनूबी पंजाब को लेकर संजीदा हो गए हैं और क्या हुकूमत की आईनी मुद्दत पूरी होने से कब जनूबी पंजाब को सूबे की हैसियत से इसका तशख्खुस दिया जा सकेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब और हमें तारिक बशीर चीमा साहब मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा, वो भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। मुझे ये बताएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से कंसर्न है। ऑब्वियसली आपने लोगों को जवाब देना होता है, 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल रह गए हैं। मुझे ये बताएगा कि आखिर क्या वजह हुई। एक तरह से अगर हम कहें कि अदम एतमाद का इजहार किया उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के ऊपर, क्या वजह हुई कि उनको पैसों का हिसाब मांगना पड़ गया वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से। नदीम कुरैशी साहब। अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए आयशा, आपने बड़े अहम मौजू को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। मैं तवक्को रखूंगा कि आप मुझे बात मुकम्मल होने देंगे। आपने इंट्रो में PMLN का एक क्लिप सुनाया कि जिसमें उन्होंने फरमाया कि जी हमने जनूबी पंजाब सूबे की करारदाद असेंबली में जमा करवा दी। एक तो मैं कौम को बताना चाहता हूँ, PMLN और पीपल्स पार्टी इन्होंने साउथ पंजाब के 4.5 करोड़ लोगों को, जो पंजाब की टोटल पॉपुलेशन का 32 to 33% बनता है, हमेशा धोखा दिया। चलिए उनकी बात हमसे करेंगे। नदीम कुरैशी साहब, आपने सिर्फ एक चीज पिक कर लिया ऑपोजिशन का। मुझे आपसे आपकी बात करनी है, मुझे उन 3 सालों की बात करनी है, मुझे उस वादे की बात करनी है जो कि 100 दिन में आपने जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से किया था। मुझे आपसे आपकी बात करनी है। जब उनसे उनके हवाले से बात करनी होगी मैं उनको ले लूंगी माजरत के साथ। नदीम कुरैशी साहब देखिए, फिर आपको अपने प्रोग्राम में उनका इंट्रो नहीं चलाना था। आप जब तक कौम को हकीकत नहीं सुनने देंगी, बात आप तक सुनने नहीं पहुंचेगी, आप मेरा मौक़िफ़ नहीं जान सकेंगी। मुद्दे के ऊपर मुझे बात करनी है जी, ये साजिश उसी दिन रखी गई जब PMLN और पीपल्स पार्टी ने। सवाल आपसे हो रहा है। देखें, अब मेरी बहन, आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो फिर जवाब मैं कैसे दूंगा? मैं बिल्कुल अगर आपने अगर 4 मिनट का सवाल करना है, मुझे 120 सेकंड तो बात करने के लिए चले करें बात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ इसको अपने आइन का हिस्सा बनाया, और फिर बाकायदा आपने देखा हमारे पास प्रोविंशियल लेवल पर, फेडरल लेवल पर ऐवान बाला में कानून साजी के लिए अक्सरियत नहीं थी। बगैर उस अक्सरियत के हम सूबे की कानून साजी नहीं कर सकते थे। हम सब लोगों ने, साउथ पंजाब के लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार ने इसका हल यही निकाला कि हमने सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब का आगाज किया, जिसकी इनॉग्रेशन बाकायदा इमरान खान साहब ने लास्ट वीक जब वो मुल्तान आए, आज से 15 रोज पहले उसकी बुनियाद रखी। प्रॉब्लम कहां शुरू होता है? प्रॉब्लम वहां शुरू होता है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर आज से 15 साल पहले PMLN की गवर्नमेंट में थे, आज वो ब्यूरोक्रेसी की सीनियर सीटों पर विराजमान है। पहले एक नोटिफिकेशन के जरिए साउथ पंजाब के उन सेक्रेटरीज को जिनको डिप्यूट किया गया मुल्तान में, भावलपुर में, उनके इख्तियारात वापस लिए गए और ये चीज मंजर आम पर आई। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी इसका नोटिस लिया। बड़ी हैरानकुन बात थी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की मौजूदगी में सिविल ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा डिसीजन करे, एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करे कि उन सेक्रेटरीज को, जिनको साउथ पंजाब के अराकीन असेंबली ने 2.5 साल स्ट्रगल करके यहाँ के लोगों को उनका राइट दिलवाने की कोशिश की, उसको सबूताज कर दिया जाए। अभी तक वो इंक्वायरी अंडर प्रोसेस थी। प्राइम मिनिस्टर ने वो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन की और बिल्डिंग की उसकी संज्ञा बुनियाद रखी और ब्रेकिंग की उसकी, और साथ ही भावलपुर में भी नेक्स्ट वीक होने जा रही है। लेकिन बदनसीबी ये कि जिन सेक्रेटरीज को साउथ पंजाब में तैनात किया गया, मैं आज शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उस प्रोग्राम में का हिस्सा था,
انہوں نے بنیادی سوال یہ کیا کہ جن سیکٹریز کو ساؤتھ پنجاب میں ذمہ داری دی گئی ہے کون سا چیک اینڈ بیلنس ہے جو اس بات کو ویریفائی کرے گا کہ وہ سیکٹریز جو ساؤتھ پنجاب میں لیکن یہ بھی تو ہے نا قریشی کیا وہ صاحب، ساؤتھ 20 پنجاب کے میں وہ قریب وقت محکموں گزارتے کے ہیں؟ سیکرٹریوں کو پہلے تعینات کیا گیا، پھر قانونی پیچیدگیاں آئیں، رولز آف پروسیجر نہ ہونے پر سیکرٹریز کو واپس بلایا گیا، کبھی کہا گیا وہاں سے کام ہوگا، کبھی کہا گیا لاہور سے کام ہوگا، تو یہ والا کنفیوژن کیوں ہے؟ دیکھیں چیز طے کی گئی نا، بھاولپور کے لوگوں کی وش تھی کہ ساؤتھ پنجاب کا جو کیپٹل ہے وہاں بنے. ہم چاہتے تھے اہل ملتان کہ ملتان کی اپنی ایک ہسٹوریکل، اپنی ایک اکنومیکل، اپنی ایک جیوگرافیکل ویلیو ہے، ملتان بنے. اور پرائم منسٹر نے چونکہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ہم نے سب کو اس پہ اکٹھا کیا اور طے یہ کیا کہ فی الوقت مختلف شعبوں کو ملتان اور بھاولپور میں بیک وقت اس کا آغاز کروایا جائے گا. اور جب ہم 2/3 اکثریت میں ہوں گے اور ساتھ ساتھ دونوں پارٹیز پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کو پنجاب میں دعوت دی گئی کہ آئیں اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ لیڈرشپ کے خوف سے باہر نکلیں، ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو ان کا صوبہ دینے کے لیے آگے بڑھے، ہم قانون سازی کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کی. لیکن ندیم قریشی صاحب آپ نے آپ کو پورا موقع دیا بات کرنے کا، لیکن میرے سوال کا جواب پھر نہیں آیا. میں نے تو آپ سے یہ پوچھا تھا کہ نوبت آخر یہاں تک کیوں پہنچی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے سوال کرنا پڑا کہ رقم کہاں گئی؟ دیکھیں انہوں نے رقم کا سوال نہیں کیا، انہوں نے دو کوسچن کیے. ایک کہ چیف منسٹر پنجاب، انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر پنجاب اپنی کسی ایجنسی کے ذریعے یہ چیک کریں کہ جو سیکٹریز بھاولپور اور ملتان میں تعینات ہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ملتان اور بھاولپور میں نہیں بیٹھتے، کیوں ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کو ہم اتنا بڑا گفٹ دے کر ہم ان کے ساتھ یہ زیادتی ظلم کیوں کریں. ہم منتخب اراکین ہیں، ہم پر ذمہ داری ہے، ہم ان سے کوسچن کر سکتے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو بجٹ میں رقم رکھی گئی ڈیولپمنٹ کے لیے، آپ عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب ہیں، آپ کائنڈلی اس کو بھی ویریفائی کریں کہ وہاں پر پروسیس کتنا آگے بڑھا. طارق بشیر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، سینئر رہنما مسلم لیگ کاف کے. بہت شکریہ طارق بشیر چیمہ صاحب، حکومت کے آپ اتحادی ہیں. عثمان بزدار ملتان خود گئے، وہاں پر جنوبی پنجاب صوبے کے سیکریٹریٹ کا افتتاح بھی کیا. 100 دن میں کچھ کرنے کا وعدہ تھا، دعویٰ تھا، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا. کیا لگ رہا ہے آپ کو، پی ٹی آئی کی حکومت بھی کیا سیاست ہی کر رہی ہے اس مدعے کے اوپر؟ 100% سیاست کر رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ جس دن انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ جی ایڈیشنل آئی جی پولیس جو ہے جنوبی پنجاب کا وہ ملتان بیٹھا کرے گا اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے وہ بھاولپور بیٹھا کرے گا، 2 سیکریٹریٹ بنائیں گے. اور اسی دن یہ واضح ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ کتنی سیریس ہے کہ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھاولپور بیٹھے، ایڈیشنل آئی جی پولیس ملتان بیٹھے، اور جلد و نواح کے 12-14 جتنے بھی اضلاع ہیں وہ لوگوں کو یہ سمجھ نہ لگنے پائے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں اصل مدعے کی طرف آؤں گا. کہ بھاولپور سرکٹ ہاؤس جب میں ضلع ناظم تھا تو ہم نے کروڑ روپے کی لاگت سے ہم نے اس کو ٹھیک کیا، سیٹل کیا، سب کچھ کیا. ایک ٹریڈیشنل ہماری کو تھی، انہوں نے آپ کے اس طرح توڑ پھوڑ کی کہ چیف سیکرٹری کا جو ان کا مین کمرہ تھا، ہال کمرہ تھا، اس میں چھوٹی چھوٹی انہوں نے بنا کر وہ پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں، کتنا پیسہ اجاڑا ہے. اب پتہ چلا ہے جی کہ اب سی ایم صاحب سیکریٹریٹ کا افتتاح کرنے چل پڑے ہیں. اس کے لیے رقم مخصوص ہوئی ہے، اس کے لیے بھاولپور میں بھی جگہ ڈھونڈی جا رہی ہے، ملتان میں بھی جگہ ڈھونڈی جا رہی ہے. اور وہ جو سارے سیکریٹریز نے بھاولپور بیٹھنا تھا وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے ملتان شفٹ ہونا شروع ہو گیا. بھاولپور میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بھی نہیں بیٹھتا. اگر کو بیٹھتا بھی ہے تو ایک آدھ دن کو جاتا ہے، ایک آدھ دن بیٹھتے ہیں، یا ایک دو سیکریٹری شاید ایسے ہوں گے جو بیٹھتے ہوں گے. اور یہ یار پولیس کا. مجھے اب یہ ایک بات بتائیں کہ ہم جنوبی پنجاب صوبے کے مخالف نہیں ہیں. اب پچھلے 2 مہینے میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ میں نے کیبنٹ میں بیٹھ کے پرائم منسٹر کو کہا ہے، کیبنٹ میں بیٹھ کے کہ آپ پچھلے 2 مہینے کا ہمارا اریگیشن واٹر کا انڈیکس جتنی ہماری ایس ایم کی لنک سے پانی آتا ہے وہ کتنا ملتان میں لیا ہے اور کتنا آگے بھاولپور ٹھیک ہے. یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں نا، جب یہ ریکارڈ لیں گے تو پتا چل جائے گا کہ کتنا پانی آگے گیا، کتنا ملتان.
अंग्रेज के वक्त से अच्छा, एक चीज तारिक बशीर चीमा साहब, बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के किरदार के ऊपर भी लगता है। अभी भी नदीम कुरैशी साहब ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी। मुझे बताएगा कि क्या वाकई जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है जनूबी पंजाब के क़याम में जो है उनका किरदार जो है वो मनफी है, या फिर हिचकिचाहट का शिकार है वो अपना किरदार अदा करने में इस हवाले से? मेरा ये इशू नहीं है। मेरा इशू ये है, आप मुझे 1 मिनट दे दें। जी। हम जनूबी पंजाब सूबे के मुखालिफ नहीं है। जनूबी पंजाब सूबा भले बने, सुबह बन गए, हम इनके साथ हैं। हम इनके साथ नहीं रहना चाहते भावलपुर। हम चाहते हैं कि हमारी इनसे जान छूट जाए, तो हम इनके साथ नहीं रहना चाहते। इन्होंने हमें जबरदस्ती रखना है। अब ना हम ये पानी आने देते हैं। अब भावलपुर में हाई कोर्ट, कब की हाई कोर्ट बनी हुई है? आप देखें, जितने इन्होंने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज भेजे सारे के सारे मुल्तान से भेजे। क्यों? वहां पर वकील नहीं है, वो लवारस जगह है, पानी वहां पर नहीं जाने देते। अंग्रेज के वक्त से तेल के ऊपर जो चीफ इंजीनियर बैठता था उसको इख्तियार दिया जाता था पानी का, ताकि तेलों के साथ ज्यादती ना हो। इन्होंने वो पहली दफा हिस्ट्री में इन्होंने लेकर मुल्तान के चीफ इंजीनियर को दे दिया। मैंने परसों उससे बात की, मैंने कहा यार पानी पीछे है, तुम खुदा का खौफ करो, क्यों लोगों को जलील कर रहे हो? कहने लगा जी वो तो डायरेक्टर रेगुलेशन से आप बात करें। तो मैंने कहा मैंने उससे 20 दफा बात की है। वो कहते जी चीफ इंजीनियर मुल्तान पानी, उससे बात करें आप, उसका इशू हमारा इशू नहीं है। अब बात ये है, देखें मेरी बात सुने, लोगों को सूबा बनाने का तो लोगों ने तो कभी मुतालबा इनसे नहीं किया था कि आप हमारा सेक्रेटेरिएट बनाएं। लोगों ने तो कभी इनसे नहीं ये कहा था कि जी आप हमारे लिए ये मामला तय करें। ये सारी शोबदाबाजी है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। अब चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब और क्या कहें लोगों को, क्या कहें कि मैंने सूबा बनवा दिया, सूबा बन नहीं सकता। सही है, आइन में एक तरीकाकार वजह है, ठीक है, उस तरीकाकार के साथ एक सूबा बनना है, सूबे ने तकसीम होना है। उसके लिए देखें, पंजाब असेंबली ने मुत्तफिका करारदादें पास की हुई हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी, लीग, काफ लीग, उस वक्त तो पीटीआई का वजूद ही नहीं होता था। और मैं आपको इमरान खान साहब के 10 क्लिप अभी भेज सकता हूँ, मुझे को नंबर दें, जिसमें उन्होंने तकरीर करते हुए फरमाया है कि ये सारे झूठ बोलते हैं, भावलपुर को सूबा मैं बनाऊंगा। अगर स्विट्जरलैंड, अगर स्विट्जरलैंड के 25 क्या कहते हैं इसको, वो छोटे छोटे इजलास। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी तारिक बशीर चीमा साहब। बिल्कुल आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। तारिक बशीर चीमा साहब हुकूमत के बड़े अहम इत्तेहादी काफ लीग ये समझती है कि 100% इसके ऊपर जो है वो सियासत हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से। नदीम कुरैशी साहब, बात सुनी आपने तारिक बशीर चीमा साहब की, क्या कहेंगे आप? देखिए, तारिक बशीर चीमा साहब बड़े सीजन्ड और पुराने सियासतदान हैं। मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है कि वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है और वो फरमा रहे हैं कि जी गवर्नमेंट मजाक कर रही है, और एक साथ ही उन्होंने फरमा दिया कि जी सूबा, जी हाँ वही कि सियासत कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कौम के साथ मजाक है कि आप एक गवर्नमेंट का पार्ट हो, एक ताकतवर मिनिस्टर हो, आपके पास एक प्लेटफॉर्म हो बात करने का। और मैं समझता हूं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ये एक कारनामा है। आप साउथ पंजाब के लोगों से पूछें, पॉलिटिकल लोग हमेशा से अवाम को जवाबदेह होते हैं। अगर सरदार उस्मान बुज़दार बतौर वज़ीर आला पंजाब, शाह महमूद कुरैशी बतौर वज़ीर खारजा पाकिस्तान और इमरान खान साहब ये स्टेप फॉरवर्ड ना करते, साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट भी नहीं बनना था। यहां मजाक, सियासत, जोक वो लोग करते रहे हैं जिनका चीमा साहब ने अभी जिक्र किया कि जी पीएमएलएन के जमाने में यहाँ 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर हुई। उस करारदाद को कहां लेकर गए हुजूर? मैं समझता हूं हमें सबको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। आज चूंकि प्रोग्राम था शाह महमूद साहब का इस्तफसार, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को तहसीन भी पेश किया साथ, चूंकि एक चीफ सेक्रेटरी लोगों को जवाबदेह नहीं है, एक चीफ सेक्रेटरी हुकूमती वजीर के, एक असिस्टेंट कमिश्नर से। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे और वो राय दे रहे थे उसके बाद जो कि तारिक बशीर चीमा ने कहा, उनके लिए बहरहाल ये बड़े अचंभे की बात है। इसके साथ ही प्रोग्राम यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।